हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 12th क्लास साइकोलॉजी का सेकंड अध्याय आत्म और व्यक्तित्व। ओके, तो जान लेते हैं इस लेसन में हमें क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसमें आता है हमारा टॉपिक आत्म एवं व्यक्तित्व कि आत्म और व्यक्तित्व होता क्या है। उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। यानी कि क्या बताया गया है कि आत्म और व्यक्तित्व का जो है वो कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं, काम करने के कोई विशिष्ट तरीके जिससे व्यक्ति अपने अस्तित्व को परिभाषित करता है। यानी कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब उसकी जो है वो पहचान करता है। ये ऐसे तरीकों को इंगित करता है जिसमें हमारे अनुभव की हम बात करें तो जैसे कि किसी प्रत्येक व्यक्ति के अपना अपना जो है वो एक अनुभव होता है। किसी को जो है वो पढ़ाने का अनुभव है कि वो व्यक्ति कितने टाइम से पढ़ा रहा है, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस जिसे हम बोले कि 2 साल का एक्सपीरियंस है उसका पढ़ाने का। किसी ने कोई कंप्यूटर सीख रखा है, 2 साल का अनुभव है उसे। कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, कोई कुछ काम को बहुत अच्छे से कर रहा है, वो हो गए हमारे अनुभव। ओके, ये ऐसे तरीकों को इंगित करता है जिसमें हमारे अनुभव संगठित एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। संगठित की बात करें तो लोगों का समूह होता है जिसमें 10 से 15 लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं, एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। यानी कि उन सब व्यक्तियों के व्यवहार करने का तरीका कैसा है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जो वो अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम आत्म व्यक्तित्व की डेफिनेशन को देखते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आत्म संप्रत्यय की। इसमें क्या होता है, व्यक्ति द्वारा अपने आप को समझना, जानना और स्वीकार करना, विचार करना शामिल है। यानी कि क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो खुद के बारे में जानता है, अपने आप को समझता है, जानने की कोशिश करता है, किसी परिस्थिति को वो स्वीकार करता है, नए नए विचार उसके दिमाग में आते हैं। ओके, तो और इसमें क्या है, अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में विचार रखना आत्म संप्रत्यय या आत्म धारणा कहलाता है। यानी कि व्यक्ति के खुद के अनुभव हम कह सकते हैं, व्यक्ति क्या जो अपने बारे में सोच रहा है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आत्म की कि सिंपल जो है वो आत्म क्या है। अपने बारे में व्यक्ति के सचेत अनुभवों, विचारों एवं चिंतन भावनाओं की समग्रता से है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में सचेत अनुभवों को रखता है, अपने जो है विचार और जो है चिंतन भावनाओं को जो है साथ में लेकर चलता है, तो उसे हम कह सकते हैं आत्म। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत की। सबसे पहले है हमारा व्यक्तिगत अनन्यता। क्या होता है, व्यक्ति के वे गुण जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाते हैं। ये हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, उनमें जो है वो अलग अलग गुण पाए जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल समान नहीं होता है, उसके बोलने का तरीका अलग है, उसके अंदर गुण अलग है, उसकी जो है व्यक्तिगत भिन्नता जो है, उसके अंदर कुछ विशिष्ट गुण हैं ऐसे जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाते हैं। तो इसी से हमें करनी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से अलग है, वो हम जान रहे हैं। इसमें उसे व्यक्तित्व पहचान या अन्यता कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है जिससे हम उसकी दूसरे व्यक्ति की तुलना में उसे अलग या उसकी पहचान कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग। जैसे कि मैं बता दूं कि मेरा नाम रेनू है, दूसरे व्यक्ति का नाम कुछ और है, तो मैं मेरे बारे में बता रही हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेहनती हूँ, तो ये मेरे अंदर कुछ गुण हैं जो मुझे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा व्यक्तिगत अन्यता। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है ये कई बार कि व्यक्तिगत अन्यता से आप क्या समझते हैं, 2 या 3 नंबर में, तो आप इसे
अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सामाजिक अन्योन्यता की। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की वह पहचान जो दूसरों के साथ समानता के माध्यम से बनाई जाती है और यह सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से संबंधित होती है। जैसे कि एक व्यक्ति हिंदू है, दूसरा व्यक्ति मुस्लिम है, कोई ब्राह्मण है, कोई जो है स्त्रीय है, वो सब चीज़ें यानी कि व्यक्तियों की पहचान तो कराता है दूसरों के साथ समानता के माध्यम से, यानी कि हमें समानता दोनों में दिख रही है कि जो है वो एक हिंदू हो गया, एक मुस्लिम हो गया, एक जो है सिख हो गया, इनमें समानता है तीनों में, बट है सारे भारतीय है, ये समानता है और उनकी संस्कृति के हिसाब से वो अलग अलग बटे हुए हैं। ओके, ये बताया गया है इसमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आत्मगत रूप से आत्म तथा वस्तुगत रूप से आत्म। इसमें आत्मगत में क्या होता है, जब व्यक्ति के ऊपर जोर दिया जाता है, व्यक्ति जो कुछ करता है, जैसे कि मैं नैतिक हूँ, इसमें क्या हो गया कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाह रहा है, कुछ भी काम को करता है, इसमें इन्होंने बता दिया कि मैं नृतिक हूँ, तो जो है व्यक्ति नृतिक है तो वो बहुत अच्छा डांस करता है, उसकी डांस की हम प्रशंसा करते हैं, कुछ कमियां हैं तो उसमें बुराइयां निकालते हैं, वो सब यानी कि व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाले कार्य की जब पहचान की जाती है तो वो होता है आत्मगत। व्यक्ति खुद बताता है कि मुझे ये शौक है, मैं नृतिक हूँ। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वस्तुगत की। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति के व्यवहार पर दूसरी वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है, जैसे मैं जानता हूँ कि वह कौन है, यानी कि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जज करता है, दूसरे व्यक्ति उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं उसकी दिनचर्या कार्य के ऊपर। तो एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को अच्छे से जानता है कि वह कौन है, किस तरीके का है, ये वो। ओके, तो ये होता है हमारा वस्तुगत। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आत्म के प्रकार के बारे में। तो आत्म के प्रकार में क्या है, सबसे पहले होता है हमारा व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म। व्यक्तिगत आत्म में क्या होता है, व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, यानी कि एक व्यक्ति की क्या क्या डिमांड है, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा वो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके पास होनी चाहिए कि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। एक समाज में एक व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति की यह जो है वो डिमांड होती है कि वह स्वतंत्र हो, माता पिता द्वारा या किसी अन्य द्वारा उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक ना लगाई जाए। सेकंड हम बात कर लेते हैं उपलब्धि, सुख सुविधाएं, कि उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसी प्रकार की उसके पास कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये होता है वस्तुगत। ये होता है हमारा व्यक्तिगत आत्म कि व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सामाजिक आत्म की। इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूसरों के साथ संबंध में होता है, जैसे सहयोग, त्याग, समर्थन, एकता, संबंधन, भागीदारी जैसे जीवन के पक्षों पर बल देता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपने बारे में सोच के साथ साथ और भी व्यक्तियों को साथ में लेके चल रहा है, सहयोग कर रहा है व्यक्ति दूसरे के कार्य में, त्याग की भावना उसके अंदर है, समर्थन वह दे रहा है, एकता उसके अंदर है कि हाँ हम किसी काम को बिल्कुल एकता के साथ करेंगे सारे मिलकर, संबंधन उसके अंदर है, भागीदारी है कि हाँ मैं भी आपके साथ जो है वो शामिल होकर ये काम को करना चाहूँगा, जैसे जीवन पक्षों पर बल देता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसे पारिवारिक या संबंधात्मक आत्म भी कहते हैं। पारिवारिक क्यों कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर परिवार में होता है कि परिवार का जो मुखिया है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, उसे जो है वो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, और समाज में ज़्यादातर ये देखा जाता है परिवारों में। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं सामाजिक आत्म को। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। तो इसके कुछ पक्ष हैं हमारे
सबसे पहले है आत्म सम्मान। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यताओं के बारे में निर्णय या आकलन रखते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्णय ही आत्म सम्मान है। यानी कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यताओं के बारे में निर्णय का आकलन करते हैं। आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, व्यक्ति खुद के बारे में क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, वो सब चीज़ें हम इसमें कि व्यक्ति के खुद के कुछ मूल्य हैं, खुद की उसकी कुछ मान्यताएं हैं, उसका कुछ दृष्टिकोण है किसी चीज़ को देखने का, जज करने का, वो सब। ओके, यानी कि आत्म सम्मान, व्यक्ति खुद को सम्मान की दृष्टि से देखता है। ये देखता है कि हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ओके, वो सब हम इसमें ले सकते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्णय या आत्म सम्मान है। ओके, तो अब हम जान लेते हैं। और ये जो हमारा है ना आत्म संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक पक्ष, इसमें क्या होता है कि एक आपकी बुक में दिया हुआ है ये कि एक परिवार में दो बच्चों ने जन्म लिया है, तो दोनों में डिफरेंस पाएगा, बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। उनकी बुद्धि में, बिहेवियर में जो है, कह सकते हैं कि दो बच्चे की बुद्धि जो है, वो बुद्धि हम कह सकते हैं, व्यवहार कह सकते हैं, सेम नहीं होता है। उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें आपके जो है वो ये बताया गया है कि 6 से 7 वर्ष तक के बच्चों में आत्म सम्मान के कुछ 4 क्षेत्र दिए गए हैं। वो क्या क्या है हम जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारा कि शैक्षणिक क्षमता। शैक्षणिक क्षमता की बात करते हैं तो हम जाते हैं विद्यालय में। क्या होता है कि जब अध्यापक जो है वो पढ़ा रहा है बच्चों को, एक बच्चा है जो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, एक है इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको मॉनिटर बना दिया, तो उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी कि हाँ, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं सारे क्लास के अंदर, मेरी चलती है ये वो। ओके, उसके बाद हम बात करें, सेकंड होता है कि जो कमज़ोर बच्चा है उसको गिल्टी फील होएगा अंदर से, उसकी आत्मसम्मान की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। ओके, सेकंड हम बात कर लेते हैं सामाजिक क्षमता की। सामाजिक क्षमता की हम बात करते हैं तो हम आते हैं परिवार के अंदर। परिवार में क्या होता है कि जो है कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, मान लो खेल रहे हैं, मम्मी पापा सारे बैठे हुए हैं, हम कोई खेल रहे हैं, बाहर से कोई मेहमान आ गए या कोई भी व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति आता है घर पे, जिससे हम थोड़ी शर्म भी महसूस करते हैं। अगर उनके सामने हमें कुछ ऐसा बोल दिया जाए तो क्या होता है कि माँ बाप जब बच्चे को डांट लगा देते हैं उनके सामने, तो वो शर्म महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान की जो है क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं सामाजिक क्षमता को। थर्ड हम बात कर लेते हैं शारीरिक रूप की। इसमें आ गया हमारी जो है शारीरिक स्थिति। कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा या तो कोई बीमारी के कारण या फिर जो हम खान पान के कारण बहुत ज़्यादा अधिक मोटा हो जाता है या बिल्कुल पतला सा रह जाता है, तो जो है वो शारीरिक रूप को उसको देखकर उसे जो है वो जज किया जाता है, इतना मोटा है, ये है, वो है, तो कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान का जो क्षमता है वो कम होती जाती है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। फोर्थ हम बात कर लेते हैं इसमें शारीरिक खेल कूद संबंधी क्षमताएं। ओके, तो ये खेलने कूदने से हो गया। 6 से 7 वर्ष के बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो ये स्कूल से ही लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल कि क्या है कि अध्यापक जो है वो बच्चों को कहीं बाहर खिलाने के लिए लेके जाता है, तो पहले मान लो रेस लगवा रहा है, टीचर पहले रेस लगवा के देखेगा कि जो बच्चा जीतेगा उसको लेके जाएंगे आगे, तो क्षमता होगी एक छोटे बच्चे में कि ये किस में कितनी क्षमता है कि कौन जल्दी आएगा।
तो जो रेस लगा के पहले आ जाता है उसका आत्मसम्मान तो बढ़ जाएगा कि हाँ मैं जीत गया ये वो। जो पीछे रह जाता है उसको टीचर्स भी बोलेंगे कि तू हार गया ये वो, तब उसकी जो है सामाजिक क्षमता कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। यहाँ हम कह सकते हैं कि बच्चे, तो इस तरीके से होती है हमारी ये 4 क्षेत्र हैं आत्मसम्मान के छोटे बच्चों को समझने के लिए। ओके, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि जो 4 क्षमताएं हैं उनके बारे में बताइए, तो आप इसे अच्छे से जो है वो रीड कर लेना। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आत्म सक्षमता की। इसमें क्या है, आत्म सक्षमता विशेष मांगों के अनुसार उसमें योग्यता या व्यवहार करने की क्षमता, यानी कि एक व्यक्ति के सामने क्या क्या मांगे आ रही हैं, क्या चीज़ उसे चाहिए, क्या वह करना चाह रहा है, एक व्यक्ति के अंदर क्षमता, योग्यता, व्यवहार करने की क्षमता की किस काम को वह किस तरीके से कर सकता है, क्या उसके अंदर उतनी योग्यता है, क्या उसका उस तरीके का वो जो व्यवहार है कि हाँ वो अच्छे से इस काम को कर लेगा। कि आत्म क्षमता देखी जाती है कि किसी भी काम को करने की योग्यता व्यक्ति के अंदर कितनी है, वो सब हम इसके अंदर ले सकते हैं। ओके, थर्ड हम इसमें बात कर लेते हैं आत्म नियमन की। इसमें क्या होता है, व्यवहार को संगठित या पर्यवेक्षण मॉनिटर करने की योग्यता। इसमें होता है कि व्यक्ति जो है खुद अपने व्यवहार को कंट्रोल में कर रहा है, कंट्रोल में कर पा रहा है कि अगर मैंने कुछ गलत काम हो गया है मेरे से, तो मैं देखूंगी कि किस वजह से, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। अगर मेरे अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, अगर कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा सोच के कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, मैं मेरी गलती को मान के आगे बढ़ रही हूँ। ये नहीं कि मेरे से तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो जो करता हूँ सब अच्छा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्म नियमन में क्या होता है कि अगर आपके अंदर कहीं कुछ अधूरापन है तो उसको समझ के अपने आप को समझा के आगे बढ़ जाओ, यानी कि अपने व्यवहार को बिल्कुल नियंत्रण में रखना कि हाँ। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आत्म नियंत्रण की। इसमें क्या होता है, अपनी इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण करना कि मेरी इच्छाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी, मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और टाइम ऐसा है कि वो चीज़ें मैं नहीं पा सकता, तो आपके अंदर इतनी पावर, वो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए कि आप जो है वो उस चीज़ को थोड़ा डट के कि हाँ समझा सको, खुद को नियंत्रण कर पाओ खुद के ऊपर। इसके 3 संप्रत्य हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा अपने व्यवहार का परीक्षण करना। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने व्यवहार को जानता है कि क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें खूबियां हैं, किस तरीके से किस सिचुएशन में व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, वो सब। ओके, सेकंड हम इसमें थर्ड बात करते हैं, सेकंड आत्म अनुदेश। अपने आप को कुछ करने के लिए अनुदेश देना कि जो है एग्ज़ाम है मेरा 10th क्लास में, 10th क्लास के मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो है एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो खुद को हम आदेश देंगे कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़िए। आपको टारगेट फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम तक मेरे को ये करना है तो करना है, उठेंगे नहीं बीच में, यानी कि तभी होएगी हमारी कंट्रोलिंग पावर, तो कि हाँ उठना नहीं है, ये कंप्लीट करके ही उठना है। ओके, तो वो हो गया हमारा आत्म अनुदेश, खुद को कुछ कार्य करने के लिए आदेश देना। थर्ड हम बात कर लेते हैं कि आत्म प्रबलन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवहार को पुरस्कृत करना, यानी कि एक व्यक्ति है जिसने यानी कि बहुत अच्छा काम किया है कुछ। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लो 10th क्लास में ही बच्चे ने बोर्ड टॉप किया है, बहुत खुशी हो रही है उसे कि हाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी और मेरा जो है रिजल्ट देख लो बहुत अच्छा आया है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो खुशी का अनुभव करता है। साथ साथ में आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा था कि जो है बच्चा अगर अच्छे मार्क्स लेके आता है तो वो मूवी देखने जा सकता है। अगर बात करी जाए कि बच्चे का कल एग्ज़ाम होता
तो क्या आज वो मूवी देखने जाता है, उसे ये टेंशन रहती है कि नहीं कल एग्ज़ाम है, उसमें क्या लिखूँगा ये वो। अब वो पूरी तरीके से निश्चित है कि हाँ बहुत अच्छे नंबर आए हैं मेरे। तो अब तो इसमें जो है क्या होगा कि उसे घर वाले भी उनको कुछ नहीं बोलेंगे कि हाँ बच्चे ने अच्छा काम किया है तो मूवी देखो, कुछ करो, एंजॉय करो। ओके, तो आया समझ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बात कर लेते हैं हम आत्म व्यक्तित्व का संप्रत्य, यानी कि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए। क्या होता है इसमें, लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। इसमें होता है कि लैटिन भाषा के पर्सोना से जो है व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। इसको हम बोल सकते हैं मुखौटा, यानी कि एक व्यक्ति बाहरी रूप से हमें कैसा दिख रहा है, आंतरिक रूप से उसमें गुण योग्यताएं कैसी हैं। यानी कि मोटा मोटा हम इसमें कह सकते हैं कि व्यक्ति के वो गुण जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाते हैं। कुछ व्यक्तियों में ऐसी कुछ गुण पाए जाते हैं, योग्यताएं पाई जाती हैं जो उसके व्यक्तित्व को अलग दिखाते हैं, सबसे अलग पहचान कराते हैं। तो वो हो गया हमारा व्यक्तित्व। जो है व्यक्तित्व, इसमें क्या है, व्यक्ति के स्थायी गुण जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाते हैं। यानी कि वो गुण उसके अंदर स्थायी रूप से है, जन्म से ही है कि हाँ मैं जो है वो ये कार्य कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं उन विशिष्ट तरीकों से हैं जिनके आधार पर व्यक्ति और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है वो हो, उसको भी हम बोल सकते हैं व्यक्तित्व। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व के संबंध के कुछ शब्द हमें दिए हुए हैं, जैसे स्वभाव हो गया, चरित्र हो गया, शील या विशेष गुण हो गए, उसके अंदर संवृत्ति, आदत और मूल्य हो गए। ये कुछ शब्द हैं जो व्यक्ति की पहचान करते हैं। यानी कि दो व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव में चेंज मिलेगा, बिल्कुल चेंज मिलेगा। किस वजह से, एक व्यक्ति के गुण कुछ अलग हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर गुण कुछ अलग हैं। इस तरीके से चरित्र उनके, यानी कि हर एक टाइप से हम देखें तो दो व्यक्ति बिल्कुल सेम नहीं हो सकते कभी भी, उनमें कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर मिलेगा। वो हो सकता है हमारा आसपास के परिस्थितियों के आधार पर, किस तरीके से हमारा पालन पोषण हो रहा है, किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ हम रह रहे हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आदत। तो व्यक्ति की अलग अलग होती है, कुछ मूल्य होते हैं जो बना रखे हैं कि हाँ मेरे ये मूल्य हैं, मुझे ये चीज़ें फॉलो करनी है। दूसरे व्यक्ति के मूल्य कुछ अलग होंगे, उसकी कुछ अपनी अलग धारणाएं होएगी। ओके, इस तरीके से हम जान सकते हैं व्यक्तित्व को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, यानी कि व्यक्तित्व की अधोलिखित विशेषताएं। कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है, वो हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है हमारी शारीरिक व मनोवैज्ञानिक घटक, उनमें पाए जाते हैं, दोनों घटक व्यक्तियों में पाए जाते हैं कि ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में उसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अन्य होती है। यानी कि किस तरीके से व्यक्ति किसी परिस्थिति को देखकर व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से उसकी जो है वो अभिव्यक्ति कर रहा है, तो वो पर्याप्त रूप से अन्य मिलेगी, हमें जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगी, जो उसे भिन्न बनाता है अन्य व्यक्तियों से। फिर हम बात कर लेते हैं समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, ये जो है इनकी विशेषताएं होती है। एक व्यक्ति के अंदर शुरू से जो धारणाएं बन गई है कि हाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आ जाता है तो उसके अंदर ये गुण है कि हाँ जल्दी से चेंज नहीं कर पाएगा वो अपने आप को। गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके अगर कर रहा है, अपने आप को समझा रहा है, तब करके क्या पता, वरना समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है ये विशेषताएं। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ विशेषताएं आंतरिक होती हैं, जैसे कि व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा है, बोलने का तरीका उसका जो है वो
किसी के साथ बोलता है घुल मिल के, वो बाह्य स्थिति हम देखते हैं तो उसका पहनाव कैसा है कि अच्छे तरीके से सूट बूट डाल रखा है किसी ने, बढ़िया पर्सनैलिटी उसकी दिख रही है, तो वो हो गया उसका बाहरी जो है वो शारीरिक रूप से किस तरीके से हमें दिख रहा है, ये कारण जो है परिवर्तित होती रहती है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रति अनुकूलित होता है। व्यक्ति जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता रहता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इसमें आपके कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 4 से 5 सिद्धांत हैं आपके जो कि आपको अच्छे से करने हैं रीड, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो पहले वाला जो है ये सिद्धांत प्ररूप उपागम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके बारे में डिटेल में बताइए। नेक्स्ट ईयर भी ये पूछा गया था इसके बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो जान लेते हैं इसको। आपकी बुक में और भी डिटेल में अच्छे से आप ये दिया हुआ है, वहाँ भी आप इसे एक बार रीड ज़रूर कर लेना। ओके, ये समझते ही तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है व्यक्तित्व के प्ररूप, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं टाइप्स भी। समानताओं पर आधारित प्रत्याशित व्यवहारों के एक समुच्चय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, तो इसमें जो है कुछ हमारे अलग अलग कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि किस तरीके से हम इस प्ररूप उपागम को समझ सकते हैं। वो तो सबसे पहले है हमारा ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स, फ्यूड्स तथा ह्यूमर्स पर आधारित है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति जो होता है, व्यक्तियों में जो है किस तरीके से एक व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं हम, तो उत्साही होते हैं, कुछ श्लेष्मिक, विवादी, कुछ कोपशील होते हैं। तो इन्होंने जो है व्यक्तियों की 4 तरीके से कैटेगरी बना दी कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, उनको उस कैटेगरी के अंदर रख लिया। कुछ श्लेष्मिक होते हैं जो बिल्कुल दया भाव जिनके अंदर हम देख सकते हैं। कुछ विवादी लोग होते हैं कि गुस्सा करते हैं ये वो, और कोपशील हम ले सकते हैं कि हाँ शांत स्वभाव के होते हैं जो, इस तरीके से। ओके, तो उन्होंने 4 कैटेगरी बना दी कि हर एक व्यक्ति में ये जो है वो गुण हमें देखने को मिलते हैं। इन गुणों की पहचान करके जो है हम उसके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं इसमें भारत में आयुर्वेदिक चरक संहिता। इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने जो है लोगों में 3 ह्यूमरल्स तत्व बताए हैं जो उसकी बॉडी में, यानी कि व्यक्तियों की बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे वात, पित्त और कफ। इसके द्वारा हम व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं कि वात की मात्रा अगर अलग है तो व्यक्ति का इस तरीके से व्यवहार होएगा, पित्त और कफ की मात्रा अगर उसके अंदर है तो जो है वो उसमें ये कमियां हमें देखने को मिल सकती है। तो त्रिदोष के नाम से इसे जाना जाता है कि ह्यूमरस तत्व है, व्यक्ति के आंतरिक शरीर में पाए जाते वात, पित्त, कफ, जिन्हें त्रिदोष कहा गया है। यानी कि ये दोष है व्यक्ति के जो उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सेकंड हम इसी के टॉपिक को जान लेते हैं, वो है हमारा त्रिगुण। 3 गुण बताए गए हैं हमें जो कि है, सबसे पहले है हमारा सत्व, रजस और तमस। इसमें क्या होता है, स्वच्छता, सत्यवादिता, संवेदनशील, अनुपालन और सच्चाई। यानी कि जो सत्व जो होते हैं व्यक्ति, उनमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। व्यक्ति सच्चाई का साथ देगा, अनुपालन करेगा, संवेदनशील होएगा, सत्यवादिता होएगा, स्वच्छता रखेगा। ओके, सेकंड हम इसमें बात कर लेते हैं रजस। जो व्यक्ति रजस टाइप के होते हैं तो ऐसे क्या होते हैं, तीव्र क्रिया करते हैं, असंतोष होता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या वो करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तमस की। इसमें क्या होता है, क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहाय की भावना। इस तरीके से हम जो है व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। फिर बात आई सेल्डन की, तो सेल्डन ने जो है वो 3 तरीके के लोगों बताए जो हैं,
कुछ लोग गोलाकृतिक होते हैं, कुछ लंबाकृतिक होते हैं, कुछ आयताकृतिक होते हैं। यानी कि उनकी शारीरिक आज के टाइम में इतना सॉरी आज के टाइम में जो है वो इतना नहीं माना जाता है इनको, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो उसके हिसाब से व्यक्तियों की विशेषताओं की पहचान करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो पीछे के जो थे पास्ट टाइम में, तो वो अपने तरीके से जैसे ही देखा लोगों को, यानी कि ये देख लिया कि एक व्यक्ति लंबा है तो कई दिन उसके साथ रहे तो उसके बिहेवियर को देख लिया कि हाँ लंबा है, पतला है तो जाहिर सी बात है कि वो होएगा बिल्कुल थोड़ा कमज़ोर होएगा तो कम बोलेगा किसी के साथ, खान पान उसका थोड़ा अच्छा नहीं होगा, थोड़ा बिहेवियर उसका जो है वो विवादी होएगा। ऐसे ऐसे करके उन्होंने कुछ बातें नोटिस करी और उनको जो है वो हमारे सामने ला दिया। और जो है वो गोलाकृतिक जो व्यक्ति होंगे, ज़्यादा खाएंगे, ऐसे थोड़े सुस्त से रहेंगे बिल्कुल, वो सारी चीज़ें। आयताकार का उन्होंने ये बता दिया होगा कि हाँ उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी फिट होएगी, बिल्कुल शक्ति होएगी उनके अंदर, क्योंकि जिम वगैरह जाते हैं तो ऐसे शरीर बन जाता है उनका, तो जो है वो पावर वगैरह ऐसे, यानी कि व्यक्तियों के साथ रह के उनकी पहचान करके और जो उनके बारे में बताना वो सब। तो यूंग ने बता दिया कि कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तियों के बारे में इन्होंने बताया कि जो है व्यक्ति बाहर जाना पसंद नहीं करता है। ब्याह शादी है किसी के तो वो घर पे ही रहना पसंद करता है, बाहर किसी के साथ कुछ जाना आना उसे इतना अच्छा नहीं लगता है। अंदर ही वो जो है अपने ही में ही मस्त रहता है, कुछ ना कुछ अपना जो है वो अलग से करता रहता है। बहिर्मुखी व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो है सबके साथ घुलन मिलनसार होते हैं, सबके साथ बोलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो सब होगी। ओके, तो जो है फिर किडमैन तथा रोजेनमैन ने टाइप ABCD का प्रतिपादन किया। इसमें भी जो है इनकी अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं कि जो है टाइप A जिनका व्यक्तित्व है वो इस तरीके के मिलते हैं, B में अलग है, C में अलग और D में जो है इनकी अलग से पहचान करी गई है। तो इसे जो है आपने अब समझ लिया। अभी के अभी जो है आप एक बार बुक में इसकी रीडिंग ले लो ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं विशेषक उपागम की। इसमें क्या होता है, इसे शील गुण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस प्रकार का दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन तथा विशेषीकरण को शामिल किया गया है। ये सामान्य अनुभव के समान होते हैं हमारे जीवन के। ओके, इसमें इन्होंने जो है वो आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत है, इसमें भी इन्होंने इसी तरीके से व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करी है। प्रमुख विशेषक हो गए, केंद्रीय विशेषक हो गए और हमारे गौण विशेषक हो गए। ओके, आपको मैं मोटा मोटा इसके बारे में बता देती हूँ और जैसे ही आप रीड करोगे बुक में तो एज इट इज़ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने लिखा हुआ है बुक में वही सेम हमें लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपके लिए सिर्फ डेफिनेशन लेके आई हूँ। ओके, तो कैटल व्यक्तित्व कारक हो गया सेकंड। इसमें होते हैं हमारे कारक विश्लेषण, कुछ मूल विशेषक होते हैं, स्थायी या पृष्ठ विशेषक होते हैं। ओके, उसके बाद जो है इन्होंने दी है एक 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली इसके अंदर। सेकंड हम इसमें बात कर लेते हैं आइजेंक का सिद्धांत। इसमें इन्होंने सबसे पहले 2 आयाम दिए हैं, जैविक और आनुवांशिक। इसमें इन्होंने जो है व्यक्तित्व की अलग अलग पहचान करी है कि जैविक रूप से व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होता है, आनुवांशिक रूप से यानी कि जो गुण से माता पिता से मिले हुए होते हैं वो सब। ओके, उसके बाद में इन्होंने जो है वो 3 प्रकार की बताई हैं ये सिद्धांत के अंदर पॉइंट्स। तंत्रिका तापी बनाम सांवेगिक स्थिरता, बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता और मन स्थापिक बनाम सामाजिकता। ओके, तो ये आप जो है वो बुक में एक बार इसकी रीडिंग जरूर ले लेना। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लेसन को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। और इसके जो है वो नोट्स और PDF लेसन्स के
आपको जो है GainerAcademy.in के नाम से हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो वहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।